नमस्कार दोस्तों। कल संसद में एक बिल आया, बिल नंबर 131। ये संविधान संशोधन बिल था जिसमें महिला रिजर्वेशन की बात करी जा रही थी और ये बिल संसद में पारित नहीं हो पाया। इनफैक्ट लोकसभा में ही नहीं पास हो पाया। तो अब क्या हुआ, इसमें विपक्ष ने वोट करा नहीं, हम इसको नहीं अलाउ करेंगे इस बिल को जाने में। तो मन में एक सवाल आता है, क्या विपक्ष महिला विरोधी है? और ये वही विपक्ष है जिसने ऑलरेडी, जब नारी वंदन अधिनियम जब पास हुआ था कि भाई महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो इसी विपक्ष ने तो बोला था हाँ हाँ बिल्कुल सही है, होना चाहिए। तो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि यार ये विपक्ष तो बहुत महिला विरोधी है। ये वन साइड ऑफ द कॉइन है। अभी पूरी कहानी जांचेंगे। देखिए, मार्केट में ना दो प्रकार की, इनफैक्ट हमारा पूरा मीडिया हाउसेज ना दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है राइट विंग, जो कि सरकार चाहे कुछ भी करे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो सिर्फ उसको अच्छा ही अच्छा दिखाएगा। और एक है लेफ्ट विंग, सरकार चाहे कुछ भी करे, उसको सिर्फ बुराई ही दिखेगी, उसमें अच्छाई कभी दिखी नहीं सकती। तो अब इन दोनों से सही चीज की तो उम्मीद करी नहीं जा सकती है। एक सिर्फ सही दिखाएंगे, एक सिर्फ गलत दिखाएंगे। तो बचती है टीचिंग कम्युनिटी। ये एक इकलौती ऐसी कम्युनिटी आज भी बाकी है जो जिसके ऊपर सोसाइटी कैन लुक अप टू कि यार ये लोग तो सही बताएंगे। तो बस हम इसीलिए हैं आपके पास। हम आपको इसको पूरा बिल्कुल ग्रे है अभी, ये इसमें से ग्रे में से व्हाइट पूरा अलग करेंगे कि अच्छा क्या है, ब्लैक पूरा अलग करेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मजा आ जाएगा सुनकर के आपको। पूरा मेरा डिटेल्ड एनालिसिस है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बालकगण, है क्या, क्या विपक्ष महिला विरोधी है? जवाब है, एक टूक बोलूं, पिक्चर के अंदर पता चलेगा। देखिए, कहानी आती है डीलिमिटेशन बिल। आप सोच रहे होंगे एक मिनट, ये पूरी कहानी तो कन्या, ये जो महिला बिल था, रिजर्वेशन बिल, उसकी कहानी थी। नहीं, पूरी कहानी जो है वो महिला विरोधी नहीं है, वो बेसिकली डीलिमिटेशन बिल की कहानी है। एक बिल, तीन विवाद और एक बहुत बड़ा सम्मान सवाल। सवाल, क्या विपक्ष महिला विरोधी है? देखो, मीडिया कहता है, मीडिया ने बोला कि ऑपोजिशन ने महिला रिजर्वेशन बिल रिजेक्ट कर दिया। सवाल उठता है कि यार ऑपोजिशन में कांग्रेस है, डीएमके है, टीएमसी है, क्या ये सारे लोग महिला विरोधी हैं? जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये बिल असल में महिला विरोधी, ये महिला विरोधी बिल नहीं है। बिल तो विमेन के समर्थन में है और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी महिला विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही पार्टीज हैं जिन्होंने, जब नारी वंदन अधिनियम आया था तो इन्होंने ही बोला था कि हाँ, महिलाओं को लोकसभा में 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये जो नया बिल आया है, पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि ये बिल आखिरकार ये था क्या। समझिएगा, ये बिल ऐसा था कि अभी हमारी संसद में 543 सीट्स है, ठीक है, और 540 जिसमें से भरी हुई हैं। ये बिल क्या कर रहा था, इसमें सीटों को ही बढ़ा दे रहा था। सीटों को बढ़ा करके ये 800 के ऊपर पहुंचा रहा था। तो ये यानी कि जब सीटें बढ़ती हैं तो उसको बोलते हैं डीलिमिटेशन बिल। मतलब सीटें बढ़ाई जाएंगी और बढ़ी हुई सीटें जो होंगी उसके बाद से, माने टोटल सीट्स तकरीबन 850 के करीब हो रही थी और 850 सीटें लोकसभा में हो जाती और उसके बाद उनके ऊपर 33% रिजर्वेशन दे दिया जाता। बिल्कुल सही लग रहा है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से आती है, जब सीटें बढ़ाई जाएंगी तो सरकार ने क्या किया, इस बिल को एक बिल लाने के बजाय, यानी महिला वाला बिल लाने के बजाय, इसी में सरकार ने क्या किया, एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। इसी में डीलिमिटेशन कमीशन को भी, बिल को भी लेकर के आ गए कि जितने भी राज्य हैं उनमें जो सीटों का आवंटन है उसको भी बदला जाएगा और इसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज में भी बदला जाएगा। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या है ये बहुत बड़ा खेल। अगर मेरे पास टेबल है, हाँ जी, इस टेबल के समझिएगा। देखिए, डीलिमिटेशन जो होता है, ये असल में होता क्या है, डीलिमिटेशन का अर्थ होता है कि किस राज्य को कितनी सीटें लोकसभा में मिलेंगी। आज के टाइम पर देखा जाए तो यूपी की सीटें सबसे ज्यादा हैं क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये जो सीटों का आवंटन होता है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, ये बेसिकली आपके जनसंख्या के आधार के ऊपर होता है। अब जनसंख्या के आधार पर अगर काम किया जाएगा तो बात वही आ जाती है कि यूपी की सीटें सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। अब है क्या, आपको ये बता दें, साउथ के राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है अपनी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, बहुत अच्छा काम किया है। नॉर्थ के राज्यों ने, यूपी, बिहार, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है अपनी जनसंख्या कंट्रोल करने में। तो अब उस हिसाब से क्या हो रहा है, जनसंख्या, यूपी, बिहार, इन सब राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और साउथ के राज्यों की जनसंख्या जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कंट्रोल करने का। तो हुआ क्या, ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा सीटें मिलेंगी उनको फिर संसद में। कम जनसंख्या, इसका मतलब उनको कम सीटें मिलेंगी। इसका आंकड़ा ऐसे समझिए कि यूपी ने, जैसे आज यूपी के पास में 80 सीटें हैं, लेकिन यूपी की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी भी है, तो इसीलिए क्या होगा, यूपी की सीट्स लगभग दुगनी हो जाएंगी, 143 सीट्स हो जाएंगी नई नई डिलिमिटेशन पे। बिहार की सीटें जो 40 थी वो पूरी पूरी ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं, 79 सीट्स हो जाएंगी यहां पर। अगर आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में 39 सीट्स थी और सिर्फ 41 सीट्स होंगी डिलिमिटेशन के बाद भी। माने उनका रिप्रेजेंटेशन इतना कम होगा, जबकि तमिलनाडु बहुत सारे फ्रंट्स पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आज आप देखेंगे तो जितना भी मशीन मैन्युफैक्चरिंग है,
चाहे आप ये टॉप की आप कंपनीज देख लीजिए, चाहे आप जितना भी देखेंगे ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जितना भी हमारा मोटर बनता है सब कोयम्बटूर और चेन्नई के आसपास बनता है, सब कुछ तमिलनाडु में है। हैवी मैन्युफैक्चरिंग हब है तमिलनाडु इंडिया का। इसके बाद देखिए केरला की 20 सिटी थी, केरला को तो पनिश किया जा रहा है कि साहब आपकी तो 19 हो जाएंगी, क्योंकि भाई, और पनिश कैसे किया जा रहा है, क्योंकि भाई डेटा के हिसाब से, हम तो डेटा पे चल रहे हैं और डेटा का बेटा यही बोलता है कि भाई जहां बेटा ज्यादा है, मतलब जहां बच्चे ज्यादा पैदा हुए हैं उनको सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। तो हालांकि यूपी ने यहां पर बहुत अच्छा काम नहीं किया अपना जनसंख्या रोकने में, इस उन्होंने खराब काम किया, इसलिए उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और जिन राज्यों ने अच्छा काम किया उनको नुकसान दिया जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा पॉलिटिकल गेमिक समझिएगा, इससे नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है साउथ के राज्यों को और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, और दोनों ही जगह पर रूलिंग पार्टी कमजोर है। ठीक, दोनों ही जगहों पर रूलिंग पार्टी कमजोर है। इससे फायदा हो रहा है नॉर्थ इंडिया को, जहां पर रूलिंग पार्टी मजबूत है, और इससे अगर रूलिंग पार्टी की सीट्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं तो होगा क्या कि हमेशा गवर्नेंस में फायदा मिलेगा रूलिंग पार्टी को, और सदर्न स्टेट्स को नुकसान होगा हमेशा के लिए। तो पहली चीज ये है। और अब क्या था, ये जो नारी वाला जो ये बिल है, डिलिमिटेशन को भी इसी के अंदर ले जाकर के कर रहे थे, इसलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब आप बात समझे कि पूरी असली कहानी नारी वाले में है ही नहीं। तो आप जितना भी कहानी समझेंगे, देखिए नारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 में ही पारित हो चुका है, और सबने बोला था कि हाँ भाई सर्वसम्मति से पास हुआ था, 33% महिला रिजर्वेशन मिला था, ऑपोजिशन ने भी सपोर्ट किया था यहां पर। अभी राहुल गांधी जी का स्टैंड ये है कि भाई देखिए, वो कह रहे हैं कि देखो यार, एज अ टीचर आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी अगेंस्ट। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि अभी अगर कोई चीज सरकार अच्छा करती है तो अगर हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो आप जरूर बोलते हैं अरे सर आप तो बिल्कुल ये हो गए हैं, आप तो बिल्कुल बीजेपी के। बट व्हेन आई एम क्रिएटिंग, व्हेन आई मेक अ न्यूट्रल स्टैंड, तब सब नॉर्मल है भाई। तो हमेशा एक नॉर्मल, अच्छे को अच्छा बोलिए, खराब को खराब बोलिए। इकलौती टीचिंग कम्युनिटी ही बची है ऐसी जो इस चीज को अभी भी फॉलो कर रही है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टीचर्स को स्पॉन्सर नहीं करती, उनकी स्पॉन्सरशिप उनके अपने आप चल जाती है, उनके बच्चे ही सफिशिएंट है उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी का स्टैंड क्या है, वो कह रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन आज तत्काल लागू कर दीजिए साहब, आपको डिलिमिटेशन को लेकर के आने की क्या जरूरत है, उसमें हम पूरा साथ देंगे, ये ऑपोजिशन मीटिंग में उन्होंने साफ बोला हुआ है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे कि डिलिमिटेशन की बात मैंने पूरी बताई, ये सारी कहानी महिला रिजर्व, सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या था, महिला रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन दोनों को एक ही बिल में जोड़ दिया। एक पारित होगा तो दूसरा अपने आप पारित हो जाएगा, जो कि ओपोजिशन पार्टीज इसकी मना कर रही है। ये एक पॉपुलर है, बट एक बहुत ही एक पॉपुलर चीज थी, एक कंट्रोवर्शियल चीज थी। तो ये था कि देखिए, सरकार का मानना यह था कि साहब अगर हम एक ही पैकेज में अगर हम लेकर के आएंगे, अब विपक्ष अगर निरस्त करेगा तो जनता में इमेज उसकी ये जाएगी कि ये महिला रिजर्वेशन के खिलाफ है। विपक्ष के पास दो ऑप्शन थे, शांति से पास होने दो, नहीं तो महिला ऑपोजिशन का टैग लग जाएगा तुम्हारे माथे के ऊपर। दूसरा था कि नहीं भाई मुखर होकर के बोलो, टैग लगेगा तो उसका जस्टिफिकेशन दिया जाएगा। नुकसान ये है कि विपक्ष के पास में एक आदमी ऐसा नहीं है जो इस बात को बोल पाए। शायद ये बात आप हम ही से सुन रहे होंगे, अगर किसी पॉलिटिकल इंसान से आपने ये बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम ये है, उनके पास स्पोक्स पर्सन ही नहीं है कि वो जो काम करते हैं उसको सही प्रकार से बताया जा सके कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा मैंडेट क्या है ये काम करने में। आप अगर राहुल गांधी जी की कल की जब उनसे रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं तो क्या हुआ, तो आप वही घिसा पिटा रटा हुआ आंसर देखेंगे, ये बिल संविधान के विरोध में है, संविधान इससे खतरे में है। अरे संविधान खतरे में साहब, ये तो बताइए कैसे खतरे में है। आप क्या वही घिसा पिटा डायलॉग बोल रहे हैं, जबकि आपकी मंशा अच्छी थी, फिर भी आपको बोलने की ही वही नहीं है, तरीका ही नहीं है आपको कि बोला क्या जाता है, समझाया कैसे जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है, तीन बड़े सवाल आते हैं। पहली चीज, अगर आप नॉर्थ को सारा वेटेज दे देंगे तो इंडिया का जो फेडरल बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। साउथ इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, लेकिन उसको हमेशा से मेन स्ट्रीम राजनीति से हमेशा अलग रखा गया है। क्यों नहीं होना चाहिए, यहां पर है वो। तो उसका रीजन ये है, और ये चीज और ज्यादा मुखर हो जाएगी जैसे ही ये नया डिलिमिटेशन बिल इस तरीके से बनाया जाएगा। दूसरा, ऑपोजिशन का कहना है कि आप 2011 के डेटा पे क्यों कर रहे हैं, 2011 के डेटा पे आप कर रहे हैं, आप आज के डेटा पे क्यों नहीं कर रहे हैं। आप 2026 अभी का सेंसस करिए ना, आप डिलिमिटेशन 2011 के डेटा पे कर रहे हैं, 15 साल पुराने डेटा पे, जबकि अगले साल सेंसस होने वाला है। अरे आप एक साल रुक जाइए, 2027 में सेंसस हो जाएगा, आप 28 में डिलिमिटेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना नहीं, हम 2011 पे करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों पीछे पड़ रहे हैं कि आपको 2011 में ही करना है। फिर क्या आती है, अब सरकार 2011 और ये 2027 क्यों चाह रहे हैं। इस बार का जो सेंसस होगा उसमें ओबीसी सेंसस भी होगा। अगर ओबीसी सेंसस होगा तो ओबीसी महिलाएं भी पता चलेंगी कितनी है। तो जब रिजर्वेशन होगा ना 33%, तो उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिल पाएगा।
अभी क्या है, 2011 में ओबीसी सेंसस अलग से नहीं था, एससी एसटी सेंसस था। तो एससी एसटी महिलाओं को तो रिजर्वेशन मिलेगा अगर 2011 के उस बेसिस के ऊपर होता है, ओबीसी महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। हमारे देश में बहुत 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 बड़ी 50% से ज्यादा ओबीसी जनता रहती है, समझे? इसीलिए आज भी सबसे ज्यादा रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था 1980 में, वो भी उन्होंने रिकमेंड किया था ओबीसी के लिए। वो तो 50% से ऊपर कह रहे थे, 52% के करीब ओबीसी जनता है भारत में, फिर भी लागू 27% करा गया। तो अगर 2011 के बेसिस पे करते हैं तो ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इसके तहत लोकसभा में। 26 के तहत करेंगे यानी 27 में जो होने वाला है तो ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो विपक्ष की ये तीनों डेटा है। व्हाट डू यू थिंक? वीडियो को पॉज करो यार अभी। देखो, आई डोंट वांट कि आप मेरी ही राय को माने और एक्सेप्ट करें, बस मेरा ये क्लियर कट डेटा दिखाना। सरकार का नियत अच्छी थी, लेकिन साथ में जो उन्होंने पैकेज डील ऑफर करी है ना, यहां नियत पे सवाल खड़े होते हैं। ऑपोजिशन की इस चीज में इस बार अच्छी नियत है, यहां पर इनका कहना जो है वो ठीक लग रहा है, इट मेक्स सेंस इस बार पे। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। आपको बात बढ़िया समझ आ गई? तो अब क्या है, एम के स्टालिन ने क्या बोला है, जो साउथ के चीफ मिनिस्टर साहब है, इन्होंने बोला है भाई देखो ऐसा है, सर पे जो तलवार लटकी थी अब वो गिर गई है, हम सीधा सीधा हमने बोल दिया है कि हम नहीं पास कर रहे हैं। आप सर पे तलवार लटकाए हुए थे ना कि महिला विरोधी, जाइए हम जनता को बता लेंगे कि ये महिला विरोधी बिल के साथ में, एक्चुअल में महिला विरोधी हम नहीं है, साथ में इन्होंने दूसरा बिल जो चिपकाया है, इससे हमें समस्या है। ये कहानी एम के स्टालिन का है। अब देखिएगा दूसरी चीज क्या आती है। खैर ये चीज हमने आपको बता ही दी है कि 15 साल पुराना सेंसस नहीं इस्तेमाल करिए, आप नया 2026 का डेटा इस्तेमाल करिए, दैट्स इट। तो ये थी पूरी कहानी। ये हमने आपको सादा बता दिया कि ओबीसी महिलाएं नहीं इंक्लूड होंगी। अगर ऐसा हुआ तो ओबीसी महिला को कोटा नहीं मिलेगा 2011 सेंसस के आधार पर। 2026 के बाद जो यानी 27 में जो सेंसस होना है, वहां पर उनको ये कोटा मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये है भाई। तो सरकार ने जो क्लबिंग करी थी वो एक पॉपुलर बिल था, इमोशनल उसके अंदर जील थी, उसके साथ में क्या किया, एक कंट्रोवर्शियल भी डिवाइसिव इशू भी उसी में क्लब कर दिया। पैकेज डील ऑफर करी कि तुम एक्सेप्ट करोगे तो हमारा भी काम हो जाएगा, मतलब नॉर्थ का काम हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो महिला विरोधी का टैग लग जाएगा। ये है पूरी कहानी। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर कोई भी आपसे कहेगा कि भारत में ऐसे विपक्ष महिला विरोधी है, महिला विरोधी नहीं। अब सच्चाई पूरी ये थी, ये वो सच्चाई है जो मीडिया का कोई भी हाउस कभी नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। और आपका क्या राय है यार, ये जरूर बताइएगा इस चीज पर। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार के जो भी इश्यूज हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर आपके पास आते रहे, हालांकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद मेरी क्या होगा, मतलब पता है बहुत ज्यादा डिसेंट आप नहीं शो कर सकते, बहुत ज्यादा सही बोलने वालों के साथ भी बहुत बढ़िया चीज नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं ऐसी कोई समस्या ना आए भाई, कि बहुत पढ़ाना है अभी बच्चों को, हमको टीचर आदमी है, बहुत पढ़ाना है। ये बस क्लियर फैक्ट्स थे और दोनों लोगों ने जो बोला हमने खाली आपको वो बताया है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।